तो यार आज हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो पिछली क्लास में रह गया था। ठीक है, तो मॉडिफाइड गुडमैन लाइन क्राइटेरिया, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसे जल्दी से जल्दी कवर करते हैं ताकि आप इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ पाएँ और आप वेरिएबल लोडिंग और स्टैटिक लोडिंग दोनों के क्वेश्चंस कर पाएंगे किसी भी बुक के सही। ठीक है, गेट की तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रखनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए गेट के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं हम मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया की। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ठीक है, ये दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। एक तो हमारा वही जो गुडमैन क्राइटेरिया हम पढ़ा है मैंने जो आपको पिछली क्लासेस में, और एक और आता है लेंगर लाइन जिसको हम बोलते हैं यील्ड लाइन। तो सबसे पहले तो यार मैं गुडमैन ही बना लेता हूँ। आपको ये गुडमैन वगैरह के क्राइटेरिया के डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ऐसी और यहाँ पे SUT होता था, आपको गुडमैन का याद होगा। सोडरबर्ग में हम SYT से ज्वाइन करते थे। तो ये आपका गुडमैन लाइन है। ठीक है, ये आपका गुडमैन लाइन हो गई। अब हम बात करते हैं लैंगर लाइन के बारे में। ये नई चीज़ क्या आ गई? ठीक है, ये तीनों ये जो लैंगर लाइन है आपके कोर्स में नहीं है, बट इस लाइन की ही हेल्प से हमें मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया मिलने वाला है। तो आपको बस इसकी एक चीज़ याद रखनी है कि लैंगर लाइन होती क्या है। ये आपके कोर्स में नहीं है, बट इसके कॉम्बिनेशन से हमें मॉडिफाइड गुडमैन मिलने वाला है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड गुडमैन लैंगर ने एक्चुअली में क्या किया था कि यहाँ पे SYT की एक वैल्यू रही होगी और यहाँ पे भी एक SYT की वैल्यू रही होगी। यहाँ पे सिर्फ हम SYT की वैल्यू की बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन से हमेशा कम आती है। इन सिंपल टेंशन टेस्ट से जो हमारी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो हमेशा कम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SYT के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस एक्सिस पर कभी ना कभी SYT का एक मैग्नीट्यूड आएगा उस मटेरियल से करस्पॉन्डिंग जिस पे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंगर लाइन ने क्या किया था, यहाँ वाले SYT और इस वाले SYT को ज्वाइन कर दिया था और इसे हमने बोला था लैंगर लाइन। थोड़ा बड़ा लिखूँगा मैं, लैंगर लाइन, या फिर इसे हम यील्ड लाइन भी बोलते हैं, यील्ड लाइन। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कॉम्बिनेशन से ही हमें मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें आखिर पड़ी क्यों? ठीक है, पड़ी इसलिए ज़रूरत क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि SUT तक हम तभी ले जाते हैं जब हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है। लेकिन मॉडिफाइड गुडमैन के हिसाब से ये वाले पॉइंट्स भी सेफ़ होने चाहिए थे, बट जब हमने ये प्रैक्टिकली करके देखा तो ये वाले जो पॉइंट्स थे ये भी हमारे मटेरियल के लिए डैमेज दे रहे थे, ये भी पॉइंट्स हमारे लिए डेंजरस साबित हो रहे थे। ठीक है, तो ये बचाने के लिए हमें एक और क्राइटेरिया चाहिए था जो कि ये पॉइंट्स इंक्लूड ना करता, और वो बेस्ट लाने का तरीका था हमारे पास लैंगर लाइन का। ठीक है, तो लैंगर लाइन से अब हमें ये वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं। तो इससे पहले का जो पोर्शन है हम लैंगर लाइन का सपोज करते हैं और ये वाला पोर्शन हम गुडमैन लाइन का सपोज करते हैं। यानी अगर मैं आपको इसे अलग डायग्राम पे बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया। ये बस मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉडिफाइड गुडमैन। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो यार कि ये लाइन तो बची ही नहीं। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ लाइन। ये कुछ ऐसे जाके ऐसा चला गया, एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद वो कोई और लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहा है, इस स्पेसिफिक वैल्यू के पीछे वो किसी और लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो अब हम इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक चीज़ है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर मैं उसे आपको समझा भी दूंगा। अगर आपको वो लॉजिक याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, बट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है याद करने को, आपको आसानी से याद रहेगी। सबसे पहले मैं आपको गुडमैन की इक्वेशन लिखूँगा। ये गुडमैन की इक्वेशन तो आपको यार बनानी आनी चाहिए, सिग्मा m/SUT प्लस सिग्मा a/SE इज इक्वल्स टू 1/FOS। ये आपकी गुडमैन की इक्वेशन है। अब मैं लैंगर लाइन की इक्वेशन लिखूँगा तो सिग्मा m/SYT, इसकी दोनों ही एक्सिस पे SYT था, सिग्मा a/SYT इज इक्वल्स टू 1/FOS। ठीक है, तो जब हमारा ये लाइन कह चुका है कि हमारा मटेरियल ऑलरेडी सेफ़ है तो हमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम लेने की कोशिश करते हैं। यानी जब भी आपको मॉडिफाइड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मॉडिफाइड गुडमैन का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, तो आप वो वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे जो मिनिमम होगा। ये आपका गुडमैन है, ये आपका लैंगर है।
ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लाइन बनी थी वो एक्चुअली में लाइन नहीं थी, इसलिए हमें ये दोनों ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर इसके कॉम्बिनेशन की से कोई सीधी लाइन बन जाती तो हम उसकी इक्वेशन ड्राइव करके एक सीधी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन बना देते जिसमें हम आराम से रख लेते। बट दिस इज़ नॉट अ लाइन, एज यू कैन सी दिस इज़ अ क्राइटेरिया, दिस इज़ नॉट अ लाइन। ठीक है, तो हमें ये दोनों इक्वेशन, जब भी मॉडिफाइड का क्वेश्चन आएगा आपको गुडमैन और लैंगर दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, और इनमें से जिससे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपकी कम आएगी आप उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यार चलिए मॉडिफाइड का भी किस्सा ख़त्म हो चुका है, तो आपके जो क्राइटेरिया हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, गेट के क्वेश्चंस में भी, ESE के भी क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये होगा कि जब भी आप पे क्वेश्चन आएगा गुडमैन का, मॉडिफाइड गुडमैन का, अगर आपसे पूछा है कि FOS फाइंड करिए, तो आपको इन मॉडिफाइड गुडमैन क्वेश्चन इफ़ FOS दे रखा है कि आपको FOS फाइंड करना है तो आपको जाना है मिनिमम के साथ। लेकिन अगर उसने कह दिया कि FOS दोनों का इक्वल है, ठीक है, अगर वो कह के चल रहा है कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल आ रहा है, अगर FOS ऑफ बोथ इज गिवन इक्वल, तो आप जाएंगे मैक्सिमम डायमेंशन पे। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे आप इसे एक क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा भी। बट अगर मैं आपको इनिशियली एक समझाने की कोशिश करूं तो ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल आता है, तो जब हम मैक्सिमम डायमेंशन की तरफ जाते हैं तभी दोनों क्राइटेरिया से वो सेफ़ होता है। अदरवाइज़ अगर हम मिनिमम डायमेंशन की तरफ से जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एक क्राइटेरिया से फेल कर जाए। ये बात आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी होगी। मैं आपको जो एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा इस लेक्चर के अंदर। जब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपके इन क्राइटेरिया क्वेश्चंस में अगर आपको वैल्यू गिवन है KT और KF की, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कहाँ पे KT आप लेंगे, कहाँ पे KF आप लेंगे। ठीक है, तो लेट से आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि कोई डक्टाइल मटेरियल है, या वो कह चुका है कि आपको सोडरबर्ग क्राइटेरिया यूज़ करना है, यानी वो डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा है। अगर वो सीधे सीधे दे दे डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा है, तो सिग्मा M अगर मैं सोडरबर्ग की इक्वेशन लिखूँ प्लस सिग्मा A/SE इज इक्वल्स टू 1/FOS, और उसने KT और KF दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो आपको KT और KF की वैल्यू यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, KT हम स्टैटिक लोडिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और KF हम यूज़ करते हैं डायनेमिक लोडिंग में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपको दे रखा है कि वो डक्टाइल मटेरियल है, तो क्या हम KT और KF में यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर KT यूज़ करना होता तो हम SYT/KT करते और यहाँ पे KT आ जाता। ठीक है, अगर हम ऐसी अगर आपको KF की वैल्यू दे रखी होती तो मैंने आपको बताया था करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, तो हम इसे ऐसी डैश लिख देते और यहाँ पे KF कर देते। ठीक है, अगर KT और KF की वैल्यू दे रखी हूँ। बट अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि KT जो होता है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम डक्टाइल मटेरियल में नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रेन्स को अपने आप अरेंज कर लेता है ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाए। यानी अगर आपको डक्टाइल मटेरियल गिवन है तो आप KT की वैल्यू सपोज नहीं करेंगे। दिस विल बी योर इक्वेशन। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आप KF का भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट इफ़ इट इज़ गिवन इट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल, या फिर आपको गुडमैन से सॉल्व करने की बोला है, यानी वो ब्रिटल मटेरियल है, तो आपको KT भी सपोज करना है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपका अच्छे खासे लेवल का था, आपको सीरियसली लेना पड़ता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी SE डैश इक्वल्स टू 1/FOS। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फॉर डक्टाइल KT is not considered। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। फॉर ब्रिटल बोथ आर कंसीडर्ड। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चंस में जाने से पहले आपको अच्छे से याद करने होंगे। इसी के साथ आपका डायनेमिक लोडिंग और स्टैटिक लोडिंग दोनों का किस्सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपको
ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो यार क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है गेट 2013 का। मैं आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, सिर्फ डिटेल्स लिख के आपके सामने सॉल्व करूँगा। A bar is subjected to fluctuating tensile load from 20 kN to 100 kN। यानी वो कह रहा है कि जो हमारा लोड वेरी कर रहा है वो 20 से 100 कर रहा है, यानी P1 इज इक्वल्स टू 20 kN एंड P2 इज़ योर 100 kN, ठीक है। द मटेरियल हैज़ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 240 MPa। तो यील्ड स्ट्रेंथ हम लिख ले रहे हैं 240 MPa। इसके बाद वो कह रहा है कि द एंड एंड्योरेंस लिमिट इन रिवर्स्ड बेंडिंग इज़ 160 MPa, यानी वो उसने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की आपको वैल्यू दे रखी है सीधे 160 MPa। इसके बाद वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टोडरबर्ग क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू स्टोडरबर्ग प्रिंसिपल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एन mm स्क्वायर ऑफ द बार फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 इज़, यानी आपको FOS की वैल्यू भी 2 दे रखी है। इसके साथ ऑप्शन दे रखे हैं हमें 400, B 600, C 750 एंड D इज़ योर 1000, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, आप चाहें तो दोबारा इसे आप खुद से अटैम्प्ट करने के लिए। अ बार इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लक्चुएटिंग टेंसाइल लोड ऑफ 20 kN to 100 kN। The material has a yield strength of 240 MPa and an endurance limit under reverse bending condition is 160 MPa. According to the Soderberg principle, the area of cross section in mm square of the bar of with factor of safety 2 is, यानी आपको निकालना है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप टाइम ले लीजिए अपना। तो यार आई होप आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यार इसने कहा है कि हमें सोडरबर्ग यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यार मैं सोडरबर्ग की इक्वेशन ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा m/SYT प्लस, जैसे कि आपको पता होगा सोडरबर्ग जो था हमारा डक्टाइल मेटेरियल के लिए यूज़फुल था, इसलिए हम उसमें SYT यूज़ करते थे। सिग्मा a/SE इज इक्वल्स टू 1/FOS, ठीक है। तो इसमें हम पे कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं है, हमें FOS दे रखा है, हमें SE भी दे रखा है, हमें SYT भी दे रखा है। हमें जो वैल्यूज़ नहीं पता है वो है सिग्मा m और सिग्मा a की। तो यार इसमें आप हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सिग्मा m और सिग्मा a स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको दे रखा हो कि आपको मेजरली क्वेश्चंस में दे रखा होगा लोड, ठीक है, आप उसे स्ट्रेस में बदलना ना भूलें, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो मीन की बात करता हूँ पहले मैं, मीन लोड की। तो वो जाएगा 20 + 100/2 दैट इज़ योर 60 kN, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सिग्मा m चाहूँगा तो इसको मैं 60/a कर दूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में नज़र आ गया क्योंकि उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है। तो आप हो सकता है क्वेश्चन करते करते आपको याद आ जाए, अरे हाँ ये तो लोड है, इसमें एरिया तो तभी आएगा जब स्ट्रेस है। बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है इसमें आपको लोड दे दे, आप सीधे मीन और एम्पलीट्यूड उसी का निकाल के क्वेश्चन में रख दें और उसका आंसर भी आपको गेट जैसे अच्छे लेवल के पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ लोड को स्ट्रेस की जगह रख के कर देंगे तो आपको एक ऑप्शन उसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल मिलेगा, आप उस पर तो टिक भी मार के आएंगे, वो गलत होगा, ठीक है। इसी के बाद हम पी एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो ये था हमारा 100 - 20/2 विच इज़ 40, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा दिस इज़ 40 kN। सो 40/a 60 × 10⁻³ × 10⁻³ kN को हमने न्यूटन में कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ इन पास्कल्स, ठीक है। वैसे अगर हम एरिया mm² में पास कर रहे हैं तो MPa मेगापास्कल्स में आ चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें रख देना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1/2 गिवन है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 60 × 10⁻³ / a × SYT की वैल्यू आपको शायद गिवन है। तो SYT की वैल्यू आपको गिवन थी करीब 240, ठीक है। a × 240 प्लस 40/160 इंटू एरिया, ऐसी की वैल्यू आपको 160 गिवन है, ठीक है। तो मेगा पास्कल्स में ही और न्यूटन्स में ही अगर हम चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एरिया mm² में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आप एरिया वैसे कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपका जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करके
तो इसमें मैं 2 इंटू 10⁻³ कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻³ दिस इज 60/240 एरिया इज इक्वल्स टू 230 प्लस 60। एक्चुअली में मैंने 2, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 मैंने कॉमन लिया है, मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई करके 10⁻³ बाहर निकाला और a को इधर भेज दिया है, ठीक है। a कॉमन निकाल के मैंने इधर भेज दिया। तो 2 इंटू 10⁻³ दिस इज़ योर 1/4, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 2/4, 1/2। तो एरिया इज इक्वल्स टू 10⁻³ यानी 100 mm², ठीक है। तो आपका ये रिज़ल्ट आ गया। काफ़ी आसान सवाल था और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट में, ठीक है। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। और ये जहाँ तक है 2013 का बोला था ना मैंने, हाँ 2013 का है, तो लेटेस्ट भी है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं गेट 2014 1 मार्क्स का, जो इससे पहले करा था वो 2 मार्क्स का था, मैं बताने भूल गया, ठीक है। तो इसमें आपको कह रखा है कि अ रोटेटिंग स्टील शाफ्ट इज सपोर्टेड एट द एंड्स, ठीक है। एक रोटेटिंग शाफ्ट है जिसको एंड से सपोर्ट कर दिया गया है और वो रोटेट कर रही है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द सेंटर। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इज 100 MPa। इफ द यील्ड एंड करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, बाकी वैल्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको खुद देखना है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन कह रहा है, जितनी इंग्लिश वो पढ़ रहा है, ठीक है, बस मैं उतना ही बनाऊँगा ताकि आप खुद से करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक पॉइंट लोड बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आई है, सिग्मा मैक्स बेंडिंग, वो निकल के आई है आपकी 100 MPa समथिंग, ठीक है। 100 MPa निकल के आई है। और इसके बाद इसने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की और आपके अल्टीमेट स्ट्रेंथ की और यील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो SYT आपको दे रखा है इन द इफ द यील्ड अल्टीमेट एंड करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, यानी आपको ये दे रखा है 300 MPa SYT, और आपको SUT भी दे रखा है इसका 500 MPa, और करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 200 MPa, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी सारा डिटेल्स आपके सामने है। मैं क्वेश्चन एक और बार पढ़ दे रहा हूँ। अ रोटेटिंग स्टील शाफ्ट इज सपोर्टेड एट द एंड्स, इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द सेंटर। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इज सिग्मा मैक्स बी इज 100 MPa इन द यील्ड इफ द यील्ड अल्टीमेट एंड करेक्टेड एंड्योरेंस strength of the shaft material are 300, 500 and 200 MPa respectively, then the factor of safety of the shaft is, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये याद हो, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि ये है RR मूरे टेस्ट, ठीक है। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि अरे यार ये तो RR मूरे टेस्ट था, आपको दूसरे स्ट्रेस की वैल्यू अपने आप मिल गई जो कि आपको चाहिए थी, क्योंकि आप एक स्ट्रेस से डायनेमिक लोडिंग का कुछ भी निकाल सकते। आपको जो भी क्राइटेरिया निकालना होगा उसमें आपको सिग्मा मीन और सिग्मा एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, तभी आप सिग्मा मीन और सिग्मा एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम तो दे रखा था, लेकिन मिनिमम का क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे ही दिखा ये RR मूरे टेस्ट है, तो आपको पता चल गया कि ये कम्प्लीटली रिवर्स बेंडिंग का केस है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा तभी वो एक आधे रेवोल्यूशन के बाद वहीं पे मिनिमम आएगा, ठीक है। तो मिनिमम इसका हो जाएगा सिग्मा मिनिमम इज इक्वल्स टू -100 MPa। जैसे ही आपने क्वेश्चन में ये सोच लिया, बस क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम सिग्मा मीन निकालेंगे। आपको पता है ये सारे जो चीज़ें हैं, स्ट्रेसेस हैं, ध्यान रखना। अगर ये यहाँ पे कह देता कि 100 न्यूटन का लोड लगाया तो काम नहीं चलता, तब आप इसे नेगेटिव का लेते, फिर आप इसे एरिया से डिवाइड करते, तब जाके स्ट्रेस आता, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो मेरे को कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बाई 2 दिस इज़ 0, सिग्मा एम्पलीट्यूड 100 माइनस -100/2 दिस इज़ योर 100 MPa, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, अब हमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना है ये तो उसने बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसने कहा था अ रोटेटिंग स्टील शाफ्ट, ये शायद मुझे लिख देना चाहिए था, आई एम सॉरी, रोटेटिंग स्टील शाफ्ट, ठीक है। तो ये रोटेटिंग स्टील शाफ्ट था। चलो अब मैं पूरा क्वेश्चन ही कर दे रहा हूँ। तो स्टील जो है हमारा डक्टाइल मटेरियल है,
ठीक है। वैसे जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तभी आपको ये लिख लेना चाहिए था, लेकिन गेट में तो खैर आपके सामने क्वेश्चन हमेशा रहेगा। जैसे कि आपने देखा स्टील है तो ये एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में मैंने आपको बताया कि आपको सोडरबर्ग यूज़ करना है क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ट है। तो सिग्मा एम बाय एस वाई टी प्लस सिग्मा ए बाय एस ई इज इक्वल्स टू 1/FOS। यहाँ पे आपकी मीन की वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो एस वाई टी से मतलब ही नहीं पड़ता। तो सिग्मा ए बाय एस ई यानी 100 बाय एस ई आपको 200 दे रखा है इज इक्वल्स टू 1/FOS। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, FOS इज इक्वल्स टू 2। इट वॉज प्रिटी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और आपका क्वेश्चन हो जाता है इसमें, बस एक आपको यही देखना था कि RR मूरे टेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यार मैंने आपको 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि कहाँ पे एक मॉडिफाइड गुणमेल का एक क्वेश्चन था जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल दे रखा था और आपको साइड फाइंड करनी थी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जब भी वो आपको मिलेगा तो मैं शायद फ्यूचर लेक्चर्स में करा दूँ, लेकिन अगर आपको वो मिलता है तो आप उसे अटैम्प्ट करिए। और मेरे को पूरी गारंटी है कि अगर आप उसे एक भी बार अटैम्प्ट करेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल दी रखी थी तो साइड हमने मैक्सिमम क्यों सेलेक्ट करी थी। इसका रीज़न ये है कि वो एक क्राइटेरिया फेल कर जाएगा अगर हम साइड मिनिमम लेंगे तो, ठीक है। जब हम साइड मिनिमम लेंगे तो उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो मिनिमम नहीं रहेगा, वो क्राइटेरिया फेल रह जाएगा। इस वजह से हम साइड मैक्सिमम लेंगे। मेरी विश थी कि मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूं, बट इतने सारे क्वेश्चंस में वो लॉस्ट हो गया है, ठीक है। जब मिलेगा तो हो सकता है मैं आपको फ्यूचर में करवा दूं, क्योंकि जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिख रखे थे वो कॉपी ही नहीं मिल रही एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको ढूंढने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सीरियसली उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो यार डायनेमिक और स्टैटिक का तो आपका ख़त्म हो गया, इसके साथ आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। आपका मशीन डिज़ाइन 1 का कोर्स लगभग 45 से 50% आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम रिवेटेड जॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी काफ़ी आसान है। तो यार चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे रिवेटेड जॉइंट्स की। तो थैंक यू।